बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट टाइम एनएफए नल डिस्कस किया था, तो उसके अंदर एक टास्क था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो वो आज हम उस टास्क का सलूशन देख लेते हैं कि उस टास्क का सलूशन हमारे पास क्या है। तो टास्क ये था कि डिटरमाइन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द एनएफए नल। ये हमारे पास एक एनएफए नल गिवन था। हमने इसके ऊपर क्लीन्स थ्योरम इम्प्लीमेंट करके इस एनएफए नल का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना था। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एनएफए क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 डिस्कस किया था। तो एनएफए क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 के अंदर हम किसी भी पीजी का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते थे। तो वो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 से फाइंड किया जा सकता था। उसके 4 स्टेप थे, उनको ज़रा एक दफ़ा मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। नंबर 1 स्टेप था कि अगर किसी टीजी की मोर देन वन इनिशियल स्टेट है तो हमें एक इनिशियल स्टेट बनाना होती थी। इसी तरह अगर किसी टीजी की मोर देन वन फाइनल स्टेट थी तो हमें एक फाइनल स्टेट बनाना पड़ती थी। फिर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस थे तो हमें एक एज के ऊपर उन लेवल ऑफ ट्रांजिशन को लिखना होता था। एंड लास्ट वन, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में एक सेंटर में कोई स्टेट आती थी तो हम उसको बाईपास एंड एलिमिनेशन वाला प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते थे। तो हम ये बात एनएफए में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनएफए है वो बेसिकली टीजी है, लेकिन हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इसको प्रूव किया कि ये जो एनएफए है ये इंटरमीडिएट हमारे पास स्ट्रक्चर है बिटवीन एफए एंड टीजी। तो इसी तरह हमने एनएफए नल को डिस्कस किया था कि एनएफए नल अगर किसी लैंग्वेज के, क्योंकि एनएफए के अंदर नल हमारे पास वैलिड ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन अगर एनएफए नल है तो वो लैंग्वेज का पार्ट है, तो हमें नल की जो ट्रांजिशन है वो शो करना होगी, तो फिर एनएफए नल लिखना पड़ेगा, तो वो हमारे पास वैलिड ट्रांजिशन होंगे। तो आज हम एनएफए नल को डीएफए में कन्वर्जन और एनएफए नल का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने का मेथड और इवन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का मेथड 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट 2 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन को। तो आज हम एनएफए नल का कन्वर्जन देखते हैं कि हम किस तरह से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन थी। अब इसके ऊपर अगर हम देखें, हमारे पास 5 स्टेट्स है और हमारे पास 4 स्टेट फाइनल है और 1 स्टेट इनिशियल है। तो अब हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि हमने देखना है कि मोर देन वन इनिशियल स्टेट तो नहीं है। तो हमारे पास अगर मोर देन वन इनिशियल स्टेट नहीं है तो हमने चेक करना है मोर देन वन फाइनल स्टेट तो नहीं है। अगर मोर देन वन फाइनल स्टेट भी नहीं है तो फिर हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस तो नहीं है। अगर वो एजेस एग्जिस्ट करते हैं तो हमने इनको एक एज के ऊपर रखना है। तो इसी तरह हमने फिर लास्ट पे देखना है कि अगर हमें कोई स्टेट को बाईपास करके एलिमिनेट करना पड़ता है तो क्या हम उसको बाईपास करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे जिनके ज़रिए से हम एनएफए नल का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमने अभी बात की है कि जी ये वन जो है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये हमारे पास फोर जो है ये फाइनल स्टेट है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास इनिशियल भी एक है और फाइनल भी एक ही है। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के 2 इनकमिंग एजेस तो नहीं है। तो अब यहाँ से ज़रा चेक करें कि 2 स्टेट मेरे पास ऐसी स्टेट है जहाँ से मैं नल को अगर रीड करता हूँ तो तब भी मुझे फाइनल स्टेट मिलती है, और अगर 2 से मैं ए को रीड करता हूँ तो मैं 5 पे जाता हूँ, 5 पे ए का लूप लगा हुआ है, फिर 5 से दोबारा ए को रीड करता हूँ तो मैं 4 फाइनल की तरफ चला जाता हूँ। अब 2 से मेरे पास 2 एजेस हैं जो मुझे फाइनल स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से देखें कि अगर मैं 5 को एलिमिनेट कर दूँ, बिल्कुल इसी तरह 1 से देखें कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी 1 से मैं 3 पे चला गया हूँ, 3 से मैं 2 पे एंड 2 से 4 पे, यहाँ मेरे पास एक और पाथ है 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से फिर हम 4 पे। तो ये मेरे पास, अगर हम 5 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पाथ आएंगे। तो 2 से मेरे पास एक तो ये आ जाएगा कि नल,
हमारे पास आ जाएगा प्लस मेरे पास ए स्टेरिक और ए, ये पाथ डायरेक्ट किससे हो जाएगा 2 से 4 की तरफ। एक मेरे पास पाथ हो जाएगा 3 से। यहाँ पे आप देखें कि नल को यहाँ बी को रीड करूँ तो मैं 3 पे आता हूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जी मेरे पास यहाँ से मैं 3 पे आऊँ, 3 से मैं बी पे डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक पाथ ये हो सकता है इंटू बी। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, यहाँ 3 पे आऊँ, 3 से मैं जाऊँ 2 पे, 2 से मैं दोबारा 5 पे आऊँ और 5 से मैं वापस 4 पे जाऊँ। तो हम अगर 5 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पे देखें स्टेप इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे 2 से यहाँ पे 2 से एक नल था और एक हमारे पास ये वाला पोर्शन था, ये यहाँ से होके 4 की तरफ। तो हमारे पास नल प्लस ए स्टेरिक और ए, एक ये वाला पाथ आ जाएगा हमारे पास। देखें नल प्लस ए स्टेरिक ए, ये हमारे पास 2 से 4 का पाथ था। फिर हमारे पास पाथ क्या था कि नेक्स्ट देखें कि हमारे पास एक पाथ है डायरेक्ट ये वाला, एक हमारे पास पाथ था कि हम 3 से ए पे जाएं, फिर 2 से ए को रीड करें, फिर ये हमारे पास पाथ हो और ये डायरेक्ट। तो इसका मतलब है एक पाथ तो मेरे पास ये आ जाएगा डायरेक्ट बी का, दूसरा पाथ मेरे पास ए स्टेरिक और हमारे पास ए ए स्टेरिक और ये वाला पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि एक तो मेरे पास 1 से 3 का डायरेक्ट पाथ ये है, अब 3 से हमारे पास पाथ क्या आ रहा है, ये वाला पाथ आ रहा है। तो हमने इसको बी ए स्टेरिक और ए, हमने ये पाथ डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर 5 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास जो पाथ यहाँ पे बनता है ये हमारे पास बी ए स्टेरिक हमारे पास और हमारे पास फिर ए आता है। तो ये पाथ, तो इस तरह से 5 हमारे पास एलिमिनेट हो जाता है। तो 5 को हमने अभी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बेसिकली जो आपको पता है जीटीजी के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इनिशियल स्टेट होती है और एक ही फाइनल स्टेट होती है। तो अब हमने देखना है कि 1 से लेके 4 तक हमारे पास ये जो एजेस आ रहे हैं, एक हमारे पास बात देखिए 1 से 4 तक ए इनटू हमारे पास ये वाला पाथ आ रहा है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट पाथ लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनटू हमारे पास ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक पाथ ये है 1 से, कि 1 से हम इस पे आए 3 पे और 3 से हम डायरेक्ट ये वाले पाथ पे। तो एक हमारे पास पाथ ये वाला डायरेक्ट आ रहा है, हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ आ जाएगा। एक हमारे पास बात ये है कि जी 1 से हम यहाँ पे इधर से हम जाएं 2 पे और 2 से हम यहाँ पे आए तो हमारे पास ये वाला बात। तो यहाँ पे आप देखें अगर हम 2 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास 2 को एलिमिनेशन में हमारे पास क्या क्या होता है कि एक ये डायरेक्ट पाथ हमारे पास आ जाएगा, एक हमारे पास ये वाला पाथ जो 2 की तरफ जा रहा है ये भी हमारे पास इस सर्कल पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे देखें 1 है, 3 है और 4 हमारे पास स्ट्रेट रहेगी। अब प्रीवियस में देखें 1 से हम 3 पे नल प्लस बी से आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 से 3 पे नल प्लस बी से आ गए। बिल्कुल इसी तरह ही अब हमारे पास 1 से हमने 4 पे जाना है तो 1 से 4 पे हमारे पास जो डायरेक्ट पाथ है वो ए है। यहाँ पे अब आप चेक करें कि ए है, ए के बाद हमने इसको इसके साथ कंकैटिनेट करना है, यानी कि और नहीं है, ये एक ही पाथ है हमारे पास। वन ए इंटू नल प्लस ए स्टेरिक ए, तो हमारे पास ये वाला पाथ आ जाएगा 1 से, वन ए नल प्लस ए स्टेरिक ए, हमारे पास ये पाथ आ गया। अब हमारे पास 1 से 4 पे वाया दिस पाथ, तो हमारे पास एक पाथ ये बनता है नल प्लस बी इंटू बी ए स्टेरिक बी ए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 से हमारे पास 3 से अब हमने 4 पे जाना है तो हमारे पास एक पाथ आ रहा है ए। यहाँ पे आप ये चेक करें कि हमारे पास एक पाथ क्या आ रहा है, ये वाला ए स्टेरिक और इसके बाद ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है। तो सॉरी, ये वाला पोर्शन नहीं, हमारे पास यहाँ से 1 से हमने इधर जाना है। तो अब हमारे पास देखें कि 3 से हमारे पास 4 पे, तो 3 से 4 पे हम एक पाथ ये जा सकते हैं कि 3 से ए को रीड किया और ये वाला, तो इसका मतलब है ए इंटू नल प्लस ए स्टेरिक ए, तो हमारे पास एक ये पाथ आ रहा है ए नल ये वाला पाथ। दूसरा पाथ हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्ट पाथ है, तो ये इसके साथ किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि 3 से एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, तो ए इंटू नल प्लस ए स्टेरिक ए, और 3 से एक पाथ हमारे पास आ गया बी ए स्टेरिक ए वाला। तो ये हमारे पास
एक पाथ ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 से 4 पे जाना है। 1 से अगर हमने 4 पे जाना है तो डेफिनेटली अब हमें 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 1 से 4 पे एक तो डायरेक्ट पाथ हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा पाथ हमारे पास एक ये पाथ है दिस वन, और एक हमारे पास यही पाथ आ रहा है ये वाला दिस वन। अब हमने इनको इसके साथ प्लस पे लिखना है। अब आप देखें कि नल प्लस बी, या तो वो इसके साथ कंकेटिनेट होगा, यहाँ पे आप चेक करें कि नल प्लस बी, हमारे पास एक पाथ तो ये डायरेक्ट है नल प्लस बी, फिर इनटू हमारे पास अब देखें ब्रैकेट में कितने पाथ आ रहे हैं, या तो ए इंटू ए नल प्लस ए स्टैटिक ए आ रहा है, यहाँ पे अब आप देखें ये वाला पाथ या तो इसके साथ आ रहा है प्लस, यहाँ हमारे पास ये किस पे आएगा, प्लस के बाद बी ए स्टैटिक बी के साथ आएगा। तो हमने अब हमारे पास इनिशियल और एक फाइनल स्टेट रह गई है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास किस चीज़ का था, जीटीजी का था, कि हमारे पास जस्ट एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, और लेवल ऑफ जो हमारे पास ट्रांजिशन है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने लेवल ऑफ ट्रांजिशन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो हमारे पास इस एन एफ ए नल का ये रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया जो हमने क्लीन थ्योरम मेथड से ड्राइव किया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल थी, बिल्ड एन एफ ए कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एन एफ ए। तो हमने बेसिकली एफ ए बिल्ड करना है जो इसका कॉरिस्पॉन्ड हो। अब हमारे पास लैंग्वेज है कंटेनिंग डबल बी, तो हमारे पास ये हमें पता है रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, ए प्लस बी स्टेरिक डबल बी इंटू ए प्लस बी स्टेरिक, ये कुछ इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन था हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि जी हमें जब हमने इसका एनएफए बनाया तो एनएफए में ए प्लस बी का यहाँ पे लूप लगा हुआ है, फिर उसके बाद हमें बी मिला, फिर इस स्टेट से हमें बी मिला तो हम फाइनल स्टेट पे चले गए, और यहाँ पे फाइनल स्टेट पे जाके फिर क्या है, ए प्लस बी स्टेरिक का लूप लगा होगा। अब हमने जब इसको एनएफए में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही स्टेट से इनपुट लेटर को ट्रांजिट करने से एक ही स्टेट मिलेगी, हमें मोर देन वन स्टेट नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ए लूप में रहेगा, बी ट्रांजिट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर बी ट्रांजिट होता है नेक्स्ट पे तो ए वापस आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ से ए यहीं पे रहेगा, बी मूव करके यहाँ पे चला जाएगा इस स्टेट पे। अब हम जब फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो डेफिनेटली हम डबल बी को ट्रांजिट कर चुके होंगे, फिर हमें ए प्लस बी स्टेरिक में से कुछ भी मिल जाता है तो ये हमें फाइनल स्टेट पे रखेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे चेक करें कि ये इस तरह का हमारे पास, अब हम इसको थ्रू प्रॉपर मेथड जरा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह का डीएफए बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जी हमने एफए बिल्ड करना है जो कोरिस्पॉन्ड हो किसका, इस एन एफ ए का। तो अब हम इसको थ्रू मेथड 2 डिस्कस करते हैं कि जी हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी हमारे पास अब ये एन एफ ए गिवन था, अब इन एफ ए को हमने कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट एफ ए के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से मैंने ए को रीड किया मुझे 1 ही मिलता है, लेकिन जब मैं इनिशियल स्टेट से बी को रीड करता हूँ मुझे इनिशियल स्टेट भी मिलती है और मुझे फाइनल स्टेट भी मिलती है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने एन एफ ए से रिवर्स क्या करना है, एफ ए बनाना है। तो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किए, ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन से एन एफ ए भी बन सकता है और डी एफ ए भी, लेकिन हमने कहा था कि इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वो पॉसिबिलिटी होगी तो हम इसको थ्रू प्रॉपर मेथड डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखें कि इनिशियल स्टेट मेरे पास, हमने कहा था कि जी जो एफ ए की इनिशियल हमारे पास इनिशियल स्टेट बनेगी वो डेफिनेटली प्रीवियस एन एफ ए की इनिशियल स्टेट के कोरिस्पॉन्ड होगी। जो एन एफ ए की इनिशियल स्टेट है वही हमने एफ ए की इनिशियल स्टेट बनाई है। अब हमने यहाँ से ट्रांजिशन को रीड करना है और यहाँ पे हमने मैप करना है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हम मैंने 1 से ए को रीड किया तो मुझे 1 मिलता है, तो हमने 1 के ऊपर ए का लूप लगा दिया। अब मैं 1 से जब बी को रीड करता हूँ तो मुझे 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है। तो यहाँ पे अब आप देखें 1 से मैंने बी को रीड किया तो मुझे 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो मैंने एक रिजल्टेंट स्टेट 1 एंड 2 बना दी कि 1 से मुझे बी को रीड करने से 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है। फिर
हमारे पास अब ये जो हमारे पास नई स्टेट आई है 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या है कि मुझे 1 से A को रीड करना है और 2 से A को रीड करना है, फिर मुझे 1 से B को रीड करना है और 2 से B को रीड करना है। आपने एक बात याद रखनी है कि जिस स्टेट की रिजल्टेंट स्टेट जो बनी है, जिस स्टेट की किसी भी लेवल की ट्रांजिशन एनएफए के अंदर गिवन नहीं होगी, तो वो स्टेट हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो फाई कहलाती है। तो फाई का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट या वो आपके पास लेवल ऑफ ट्रांजिशन किसी भी आपके इनपुट लेटर के साथ जब भी कंकैटिनेट होगा तो आंसर सेम स्टेट या सेम लेवल ऑफ ट्रांजिशन आएगा। तो अगर हमारे पास किसी लेवल के लिए ट्रांजिशन गिवन नहीं है एनएफए के अंदर, तो जो उसके साथ हमारे पास स्टेट के अंदर जो हमारे पास लेबल आएगा उसके लिए अगर कोई ट्रांजिशन गिवन है तो वो उसकी ट्रांजिशन के कंसीडर की जाएगी जो इसकी ट्रांजिशन मिसिंग होगी। अब यहाँ पे देखें कि 1 से मैंने A को रीड किया, मुझे 1 मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखें कि 2 से A की ट्रांजिशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 से अगर A को रीड करने से 1 मिलता है तो 2 से A को रीड करने से मेरे पास, क्योंकि A की ट्रांजिशन नहीं है तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि 1 जो है वो 5 के साथ जब कंकेटिनेट होगा तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 and 2 से A को रीड करने से मुझे 1 ही मिलेगा। इसी तरह 1 से B को रीड किया तो मुझे 1 मिलता है और 2 मिलता है। फिर यहाँ पे आप देखें 2 भी है, 2 से मैं जब बी को रीड करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है। तो इसका मतलब है कि 1 and 2 से बी को रीड करें तो हमें 1, 2 and 3 स्टेट मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि 1 and 2 से बी को रीड करने से मुझे 1, 2 and 3 मिलती है, क्योंकि 1 से बी को रीड करने से 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 से बी को रीड करने से हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हमारे पास ये जो स्टेट है ये 1, 2, 3 है। अब ये स्टेट हमारे पास फाइनल स्टेट है, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर एनएफए की फाइनल स्टेट आ जाती है तो वो डीएफए की भी फाइनल स्टेट होगी। अब हमारे पास 1, 2 and 3 हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है। अब हमने इस स्टेट से ए को रीड करना है और इस स्टेट से बी को। इसका मतलब क्या है कि हमने इस स्टेट यानी कि 1, 2, 3 से ए को रीड करना है, फिर 1, 2, 3 से हमने बी को रीड करना है। अब आप देखिए 1 से अगर हम ए को रीड करते हैं तो हमें 1 ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि 2 से तो 1 की ट्रांजिशन नहीं है, तो 1 and 2 से ए को रीड करने से 1 ही मिलता है। और हम 3 से ए को रीड करते हैं तो हमें 3 ही मिलता है। तो हमारा इसका मतलब है कि 1, 2, 3 से हम ए को रीड करेंगे तो हमें 1 and 3, तो 1 and 3 हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन है, हमने एक नई स्टेट बना दी। और ये बी हमारे पास फाइनल स्टेट है क्योंकि इसमें एनएफए की फाइनल स्टेट आ रही है। इसी तरह हम देखें 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 से हमने बी को रीड करना है। तो 1 से हम जब बी को रीड करते हैं तो हमें 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है। 2 से हम बी को रीड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, और 3 से हम जब बी को रीड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब है कि जी यहाँ पे हमारे पास 1, 2 and 3 का बी का लूप लग जाएगा, क्योंकि 1 से बी को रीड करने से 1 मिल रहा है, 2 से बी को रीड करने से हमें क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और हमारे पास 1 से बी को रीड करने से 2 भी मिल रहा था। तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन यहीं पे आ गया। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट स्टेट आई है वो 1 and 3 आई है। तो 1 and 3 से हमने ए को रीड करना है एंड बी को। तो 1 से जब हम ए को रीड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो 3 से जब हम ए को रीड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब है 1, 3 के ऊपर ए का सेल्फ लूप लग जाएगा। और 1 and 3 से अब हमने बी को रीड करना है, तो वो देखें 1 से जब हम बी को रीड करते हैं तो हमें 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है, और 3 से जब हम बी को रीड करते हैं तो हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब है 1 and 3 से बी को रीड करेंगे तो 1, 2, 3, तो यहाँ से हमारे पास बी जो है वो 1, 2, 3 की तरफ चला जाएगा। अब आप देखें ये जो हमारे पास रिजल्टेंट एफ ए आया है, ये बेसिकली इस एन एफ ए का कन्वर्जन मेथड आ गया। तो इट मे बी नोटेड दैट द above method seems to be complicated. Here an easy method discussed by Martin follow as. तो मार्टन ने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको हम मेथड 3 बोलते हैं। तो as discussed earlier, that is an NFA. There may be more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for certain letter. So, starting from initial state corresponding to the initial state of given NFA, the transition label along with new labels of states of the corresponding FA can be built introducing an empty state for a letter having no
transition at the combination of states. अब for a letter having more than one transition following the examples, अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास सपोज यही हमारे पास जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि यही हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एन एफ ए आ रहा है, तो हमने इस एन एफ ए को x1 x2 और x3 के नाम से लिख लिए। तो कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग एन एफ ए विच एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल बी using the method discussed earlier. The transition table corresponding to the required FA may be constructed as, अब आप देखें कि हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है, तो ट्रांजिशन टेबल हम किस तरह से बना सकते हैं, मैं ज़रा इसको उधर मैप कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पे जरा इसको कट पेस्ट कर लूँ कि मुझे बार बार प्रीवियस स्लाइड पे ना जाना पड़े, तो हम इस हम यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने इस NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाना है, तो जब हम इस NFA का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो हमारे पास, अब आप देखें कि हमारे पास x1 इनिशियल है, x2 हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है और x3 हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो अब हम इसको ट्रांजिशन टेबल की मदद से करते हैं। तो हमने कहा था कि जो हमने नया FA बनाना है उसकी हमने इनिशियल स्टेट Z1 के नाम से रख दी है। तो Z1 बेसिकली कोरिस्पॉन्ड किसकी है, NFA1 की, NFA की इनिशियल स्टेट की। तो NFA की इनिशियल स्टेट कौन सी है, x1, x1 इक्वल टू Z1। अब आप देखें x1 से हमने a को रीड किया तो हमें x1 ही मिलता है, तो ये डेफिनेटली Z1 है। अब आप देखिए x1 से जब हम b को रीड करते हैं तो मुझे x1 भी मिलता है और x2 भी मिलता है, तो यहाँ पे x1 x2, अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है तो हमने इसका नाम Z2 रख दिया। अब Z2 हम यहाँ रखेंगे, Z2 कोरिस्पॉन्ड किसके है, x1 x2 के। अब x1 से हमने a को रीड करना है और x2 से हमने a को रीड करना है। x1 से जब हम a को रीड करते हैं तो हमारे पास x1 आता है, तो यहाँ पे आप देखें x2 से हमारे पास a की ट्रांजिशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास फाई आएगा। तो x1 को जब फाई के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो आंसर x1 आएगा, और x1 आपको पता है किसके इक्वल है, Z1 के। यही हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे डिस्कस किया था कि अगर किसी स्टेट के लिए किसी भी इनपुट लेटर के लिए ट्रांजिशन नहीं है तो वहां पे फाई आता है, तो फाई उस स्टेट के साथ जब कंकैटिनेट होगा तो आंसर सेम स्टेट आएगी। यहाँ पे आप देखें x2 के लिए एक ही ट्रांजिशन नहीं थी तो डेफिनेटली यहाँ पे फाई आना था, तो x1 के लिए हमारे पास एक ही ट्रांजिशन गिवन थी, तो x1 के लिए एक ही ट्रांजिशन x1 आया और x2 के लिए एक ही ट्रांजिशन फाई आया, तो x1 फाई के साथ जब कंकैटिनेट हुआ तो आंसर x1 आ गया। x1 किसके इक्वल है, Z1 के। इसी तरह x1 से हमने b को रीड किया तो हमें x1 भी मिलता है और x2 भी मिलता है, तो हमने x1 x2 लिख दिया। और x2 से जब हमने b को रीड किया तो हमें x3 मिलता है, तो हमारे पास x1 x2 x3 आ गया, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आ गया, Z3 के। अब हमने Z3 फाइनल, क्योंकि फाइनल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इस NFA की फाइनल स्टेट x3 आ रही है, इसलिए Z3 फाइनल है। अब Z3 में x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 से हमने a को रीड करना है, तो x1 से हमने a को रीड किया तो हमें x1 मिलता है, और x2 से a को रीड करने से हमें 5 मिलता है, तो हमने उसको जब इनके साथ कंकैटिनेट करना है, और x3 से हमने a को रीड किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x3 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि x1 5 x3, तो जब ये आपस में कंकैटिनेट होंगे तो x3 रह जाएगा, तो x1 x3 हमारे पास पहले कॉम्बिनेशन नहीं है, Z4 कौन सी स्टेट बनेगी, हमारे पास फाइनल स्टेट बनेगी। इसी तरह x1 x2 x3 से हमने b को रीड करना है, तो x1 से जब हमें b को रीड किया तो हमें x1 भी मिला, x2 भी मिलता है, तो हमने x1 x2 लिख लिया। x2 से हमने b को रीड किया तो हमें x3 मिल रहा है, तो हमने x3 लिख दिया, और x3 से हमें b को रीड करने से x3 मिलता है, तो x3 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास प्रीवियस कॉम्बिनेशन है जिसको हमने पहले फाइंड किया, तो ये Z3 की कोरिस्पॉन्ड है। अब हमारे पास नया कॉम्बिनेशन क्या आया था, Z4 फाइनल x1 x3 के। x1 से हमने a को रीड करना है और x3 से a को रीड करना है, तो x1 से a को रीड करने से x1 ही मिलता है,
और x3 से a को रीड करने से x3 मिलता है, तो ये हमारे पास z4 ऑलरेडी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इसी तरह x1 से जब b को रीड करते हैं तो हमारे पास x1 और x2 मिलता है, तो x1 x2। x2 से जब हम b को रीड सॉरी x3 से जब हम b को रीड करते हैं तो हमारे पास x3, तो x3 हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास Z3 कॉम्बिनेशन पड़ा है। अब हमने Z1 Z2 Z3 एंड Z4 हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। अब हमारे पास उनकी जो ट्रांजिशन है वो भी अवेलेबल है। अब हमने इस ट्रांजिशन टेबल के कॉरिस्पॉन्ड ये नेक्स्ट हमने एफ ए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखें Z1 इनिशियल, अगर हमारे पास Z1 इनिशियल से हम ए को रीड करते हैं तो हमारे पास Z1 ही आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि Z1 के ऊपर ए का लूप लगा हुआ है। इसी तरह Z1 से जब मैं बी को रीड करता हूँ तो Z2 मिलता है, तो हम बी को रीड करके Z2 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि Z2 से ए को रीड करके तो Z2 से ए को रीड किया Z1 पे, और Z2 से जब हम B को रीड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, Z3 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें Z2 से B को रीड करके Z3 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास Z3 से A को रीड करके Z4 की तरफ जाते हैं, तो Z3 से A को रीड किया तो Z4 की तरफ, और Z3 से B को रीड करके Z3 ही मिलता है, तो Z3 के ऊपर B का लूप लगा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, Z4 से हमने A को रीड किया तो Z4 यानी कि Z4 के ऊपर ए का लूप लगा हुआ है। और नेक्स्ट देखें कि Z4 से बी को रीड करते हैं तो Z3 मिलता है, तो वापस Z4 से हम किसकी तरफ जाएंगे, Z3 की तरफ विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन लेबल बी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये हमें बी मिल रहा है। अब बेसिकली ये वही मेथड है जो हमने डायरेक्ट मेथड से डिस्कस किया था। तो अब इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल जो कि जेसी मार्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मार्टन रूल ने, तो हम इसके जरिए से भी बना सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट मेथड में कोई एम्बिग्यूटी आती है तो हम इसको ट्रांजिशन टेबल से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक और हमारे पास एग्जांपल है एनएफए की, जिसको हमने एफए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका लेबल ऑफ ट्रांजिशन बना लें तो ये कुछ लेबल ऑफ ट्रांजिशन हमारे पास इस टाइप का आएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसी डायग्राम को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। नेक्स्ट पे जाके स्निपिंग टूल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड जो मेरे पास आ रही है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से इसको रीड करना इजी हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल है ये, हमने इसको एनएफए को एफए में कन्वर्ट करना है। तो ये एनएफए मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हमने इसको देखें, ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट आ रही है ये हमारे पास इनिशियल भी है और फाइनल भी है। डेफिनेटली यहाँ पे ये इनिशियल का साइन है और डबल सर्कल फाइनल का साइन होता है। तो इनिशियल फाइनल जो इस एनएफए की है वो कोरिस्पॉन्ड किसकी है, Z1 के। तो हमारे पास ये जो Z1 है ये भी इनिशियल एंड फाइनल होगा। यहाँ पे आप देखें कि Z1 इनिशियल एंड फाइनल, तो हमारे पास इस स्टेट से जिसका नाम 0 है 1 है, तो 0 से हमने ए को रीड किया तो हमें 1 भी मिलता है और 2 भी मिलता है, तो हमने इसका नाम 1 एंड 2 रख दिया। तो 1 एंड 2 पहले कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये Z2 है। और यहाँ से हम 0 से बी को रीड करते हैं तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आया 1 एंड 2, तो हमने इसका नाम रख दिया Z2 फाइनल। Z2 फाइनल क्यों है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में एनएफए की फाइनल स्टेट 1 आ रही है। तो अब हमने 1 एंड 2 से पहले 0 को रीड करना है, और सॉरी ए को रीड करना है। तो 1 से हम ए को रीड कर रहे हैं तो हमारे पास 1 भी मिलता है और हमारे पास 2 भी मिलता है और हमें 3 भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 से ए को रीड करने से 1 2 एंड 3 मिल रहा है। इसी तरह ही हम 2 से चेक करते हैं, 2 से हम जब ए को रीड करते हैं तो हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, इसका मतलब है ये 5 मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, एक नया कॉम्बिनेशन 1 2 एंड 3 ही है हमारे पास आएगा। तो ये 1 2 3 हमारे पास पहले कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका नाम हमने Z3 रख दिया। 1 एंड 2 से हम बी को रीड करते हैं, 1 से मैंने जब बी को रीड किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, और 2 से जब मैं बी को रीड कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 भी मिल रहा है और आप देखें यहाँ से 3 भी मिल रहा है। तो 1 एंड 3 हमने एक नया कॉम्बिनेशन बना लिया जिसका नाम हमने Z4 रख दिया।
Z4 भी मेरे पास फाइनल स्टेट है और Z3 भी मेरे पास फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वन इन कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन Z3 फाइनल का आया है वो किसके, 1 2 3। अब 1 2 और 3 से हमने ए को रीड करना है। तो आप देखें 1 से ए को रीड करने से 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है और 3 भी मिलता है, तो हमने 1 2 3 रख दिया। 2 से ए को रीड करने से कोई भी स्टेट नहीं मिलती तो 5 मिलता है, तो इसका मतलब है 1 ही मिलेगा। और 3 से हम ए को रीड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, तो 2 ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में है, तो ये 1 2 3 क्या है, पहले ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो Z3 के नाम से है। इसी तरह ही नेक्स्ट चेक करें कि हमारे पास 1 2 3 से हमने बी को रीड करना है। तो 1 से बी को रीड करने से हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं मिलती, 2 से बी को रीड करने से हमारे पास 1 मिलता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे देखें 3 से हमने बी को रीड करने से हमारे पास, अब आप देखें कि जस्ट हमारे पास 2 को रीड करने से 1 मिल रहा है और 2 से बी को रीड करने से 3, तो 1 एंड 3 हमारे पास ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसको Z4 कह दिया। अब Z4 फाइनल जो कोरिस्पोंड है वो 1 एंड 3 के है। अब 1 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे चेक करें तो 1 से हम ए को रीड कर रहे हैं और 3 से ए को रीड कर रहे हैं। तो 1 से ए को रीड करने से 1 2 एंड 3 हमने 1 2 एंड 3 रख दिया, और 3 से ए को रीड करने से 2 2 ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, तो 1 2 एंड 3 Z3 हमारे पास हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें 1 एंड 3, ना 1 से ए की बी की ट्रांजिशन है, ना ही हमारे पास 3 से बी की ट्रांजिशन है, तो ये हमारे पास 5 सेट आ गया। अब हमने इस ट्रांजिशन टेबल से ये एफ ए ड्रॉ किया है, तो यह एफ ए जरा देखें कॉरेस्पॉन्ड कैसे है। देखिए Z1 इनिशियल एंड फाइनल हमने यहाँ पे बना लिया, Z1 इनिशियल एंड फाइनल से ए को रीड करने से Z2 मिलता है, और Z1 इनिशियल एंड फाइनल से हमें बी को रीड करने से क्या मिल रहा है, ये हमारे पास 5 एक स्टेट है जिसको हम एम्प्टी स्टेट भी कह सकते हैं, ये जा रहा है। इसी तरह ही हमारे पास Z2 से ए को रीड करने से Z3 मिलता है, Z2 से बी को रीड करने से Z4 मिल रहा है, फिर Z3 से ए को रीड करने से Z3 ही मिल रहा है। देखिए Z3 से हमने बी को रीड किया तो हमारे पास क्या मिल गया, Z4, तो ये Z4 की तरफ जा रहा है। इसी तरह Z4 से हमने ए को रीड किया तो Z हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखें Z4 से हमने ए को रीड किया तो ये हमारे पास